हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जीएस सॉल्यूशन करने वाले हैं। जीएस कौन से जो आपके सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जामिनेशन में पूछे गए। जैसा कि आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पे ओनली चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और इसी सीरीज में यहाँ पर हम सीजीएल 2024 टीयर 1 एग्जाम के जो भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको पता होगा कि जीएस में कितनी परेशानी होती है सभी को याद करना, रिवीजन करना, और याद करने के बाद आदमी भूलता भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हिस्ट्री। अब चैप्टर वाइज ना कह के आप इसे सब्जेक्ट वाइज कह सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड वो हम एक साथ कवर करेंगे। और जनरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है। इसलिए ये वीडियो पार्ट वाइज आएगा और ये इस सीरीज का पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए मिल जाएंगे और क्लास की पीडीएफ जो है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर से जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब मैं बढ़ता हूं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। देखो, मैथ्स में और जीएस में अंतर यही है कि मैथ्स में आपको कोई भी चैप्टर समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला वगैरह जरूर मालूम रहना चाहिए। लेकिन जीएस में क्या है कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है, यानी कि ये जीएस का कंप्लीट सिलेबस नहीं किया है, फिर भी वो ये पढ़ सकता है और ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जरूर आंसर करते चलें साथ के साथ में, जो भी क्वेश्चन आपको मालूम हो। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी कि पहला जो गोल्फ क्लब खोला गया था इंडिया का वो कहां पर ओपन किया गया था या फिर कहां पर स्थित था। देखो, भारत का पहला जो गोल्फ क्लब था, आपको बता दें कि ये 1829 में, वर्ष 1829 में बनाया गया था और यही भारत का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट गोल्फ क्लब भी है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है शिमला, गुलमार्ग या फिर मैसूर या कोलकाता। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत का पहला जो गोल्फ क्लब था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, और उस समय अंग्रेजों का ही राज था, जैसा कि आप टाइम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1829। इससे पहले जो ज्यादातर गोल्फ क्लब होते थे, चूंकि ये इंग्लैंड का ही एक गेम है, तो वो ब्रिटेन के अंदर ही रहते थे और ब्रिटेन से बाहर जो ब्रिटेन के बाहर जो पहला गोल्फ क्लब खोला गया ये 1829 में ही खोला गया और यही कोलकाता का गोल्फ क्लब था। आपको बता दें कि इसके अलावा उस समय में और भी कई सारे शहरों में गोल्फ क्लब खोले गए थे। जैसे अगर आप कुछ प्रमुख की बात करो तो सबसे पहला आपका आता है एक पटना गोल्फ क्लब। पटना में गोल्फ क्लब कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1916 में। और ऐसे ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो स्थापित किया गया था ये 1927 में किया गया था। ठीक है, और भी कई सारे गोल्फ क्लब थे, लेकिन ये उनमें से प्रमुख हैं जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा को कई बार आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ऐसे भी शॉर्ट में लिख के आता है बिहार प्रांतीय किसान सभा। इसका स्थापना बिहार में किसके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास जे एम सेनगुप्ता, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबू बिरकुंवर सिंह या फिर जयप्रकाश नारायण। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार में 1929 में कृषि संकट चल रहा था, कृषि संकट, और कृषि संकट से निपटने के लिए यानी कि कृषि को और बेहतर बनाने के लिए बिहार में किसान सभा या फिर किसान प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1929 में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये जरूर याद रखिए, कई बार ये बिहार से रिलेटेड जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत बार ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और बाकी जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं वहां भी पूछा जाता है। अच्छा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका आप एक पुस्तक भी याद रख सकते हो जो बिहार से रिलेटेड है। नाम है रेट रिडक्शन इन बिहार। ठीक है, रेट रिडक्शन रिडक्शन
इन बिहार। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण के बारे में आप एक दो बातें याद रख सकते हैं, और वो क्या है कि इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य जिसका नाम है सिलप्पा थिकारम, जिसको रत्न जड़ित पायल भी कहा जाता है, ये 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है आपके पास शीतलय सतनार, तुलक्का पियार, या फिर इलंगो आदिगल, या फिर तिरुमलिसाई अलवर। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो तमिल साहित्य था, तमिल साहित्य को कई बार आप देखेंगे कि संगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि जो तमिल साहित्य है इसी को संगम साहित्य भी कहा जाता है। और अब अगर आपसे संगम साहित्य या फिर तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन महाकाव्य के बारे में पूछे तो आप दो महाकाव्य याद रख सकते हैं। एक तो हो गया आपका ये सिलप्पा थिकारम, और दूसरा महाकाव्य हो गया तुलक्का पियारम। ठीक है, ये भी एक महाकाव्य है तमिल का, लेकिन इस सवाल में ये नहीं पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है कि सिलप्पा थिकारम के लेखक कौन थे। इनके लेखक थे दोस्तों इलंगो आदिगल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन इसके अलावा आप ये जरूर याद रखिए कि तमिल या फिर संगम साहित्य के जो दो प्रमुख और सबसे प्राचीन महाकाव्य हैं उसमें से पहला नाम है सिलप्पा थिकारम का और दूसरा तुलक्का पियारम का। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बलबन द्वारा दिल्ली के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? ये बलबन का तस्वीर है, और ये बलबन मुगल समय के यानी कि दिल्ली सल्तनत काल जो था उस समय की एक प्रमुख शासक रह चुके हैं। आपसे ये पूछा गया है कि इन्होंने इसमें से किस विभाग का पुनर्गठन किया था, यानी कि फिर से उसको गठित किया था। ऑप्शन है आपके पास दीवाने मुस्तकराज, दूसरा है दीवाने रिसालत, तीसरा दीवाने इश्तियाक, या फिर दीवाने अर्ज। आपको बता दें कि जो बलबन था उसने दीवान ए अर्ज का पुनर्स्थापना किया था या फिर पुनर्गठन किया था। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज आप आज के समय से अगर तुलना करो तो आप कह सकते हो कि ये सैन्य विभाग था उस समय का। ठीक है, सैन्य विभाग। ऐसे ही जो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखोगे इश्तियाक, ये पेंशन विभाग था। ठीक है, मुस्तक राज क्या था आपका? बकाया राशि वसूलने वाला या फिर बकाया विभाग आप कह सकते हो। और ऐसे ही रिसालत जो था ये अपील विभाग था। ठीक है, और जो बलबन है ये एक प्रमुख शासक रहा है उस समय का, आप जरूर पढ़े होंगे दिल्ली सल्तनत में इनके बारे में। अगला सवाल है कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? आपको पता होगा कि 1945 में चुनाव हुई थी अगर ब्रिटेन में, तो उस समय इनमें से किस पार्टी की सरकार बनी थी, और इसके बाद ही उस समय के जो प्रधानमंत्री थे। आपने कई बार ऐसे प्रश्न जरूर पढ़ा होगा कि भारत की आजादी के समय यानी कि 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो 1947 में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। ठीक है, और ये सारे कई बार सवाल ये आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि जब 1945 में चुनाव हुआ जिस समय क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बने, तो ये किस पार्टी से जुड़े थे? जैसे अभी आप जानते हैं कि जो जैसे अलग अलग पार्टियां हैं, अभी जो रूलिंग पार्टी है अपने भारत में वो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। वैसे ही यहाँ पर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी थी उस समय, और क्लीमेंट एटली किस पार्टी से जुड़े थे ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर सोशलिस्ट पार्टी। सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर लेबर पार्टी, यानी कि जो क्लीमेंट एटली थे ये लेबर पार्टी से जुड़े थे। और जो एटली थे ये आपके 1945 से लेकर के और फिर 51 तक वहां के प्रधानमंत्री बने, जिस समय भारत की आजादी अपने लास्ट स्टेज में थी, यानी कि जब आजादी की लड़ाई लास्ट स्टेज में थी और जब भारत आजाद हुआ। और क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा भी की थी जब ये प्रधानमंत्री बने थे इंग्लैंड के, तो इन्होंने कहा भी था कि 1948 से पहले हर हाल में भारत को आजादी दिला दी जाएगी। ठीक है, और इनके कहे मुताबिक 1947 में भारत आजाद भी हो गया। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे और अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि रुद्रसेन द्वितीय किसी वंश के राजा हैं जिनकी
विवाह जो हुई है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ है। और आपको ये बताना है कि रुद्रसेन द्वितीय जो थे वो किस वंश के शासक रहे थे। ऑप्शन है चालुक्य, पुष्यभूति, पल्लव या फिर वकाटक। आपको बता दें दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो गुप्त वंश के एक प्रमुख शासक माने जाते हैं। और गुप्त वंश में जब ये शासक में थे यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तब इन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए या फिर किसी अन्य राज्य पर उससे अपना राजनीतिक संबंध बनाने के लिए अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया था। किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय जो थे दोस्तों वो वकाटक वंश के राजा थे। किस वंश के? वकाटक वंश के। वकाटक वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप विंध्य शक्ति बोलेंगे, ठीक है, विंध्य शक्ति। ये इसके शासक थे या फिर प्रथम शासक मान सकते हैं जिन्होंने वकाटक वंश की स्थापना की थी। और वकाटक वंश जो है वो उस समय मध्य और पश्चिमी भारत पर ये शासन करते थे। मध्य और साथ ही साथ पश्चिमी भारत। पश्चिमी यानी कि आप समझ सकते हैं गुजरात का जो इलाका हुआ, गुजरात, राजस्थान, ये मध्य यानी मध्य प्रदेश जो बीच वाला इलाका है, ठीक है। तो उस समय विंध्य शक्ति जो थे उन्होंने वकाटक वंश की स्थापना करी और इन्हीं के वंश से रिलेटेड थे रुद्रसेन द्वितीय जिनका विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? यानी कि स्त्री पुरुष तुलना जो है ये एक बुक है। आपको बताना है कि इस बुक के राइटर कौन है इनमें से। ऑप्शन है ताराबाई शिंदे, उषा मेहता, पंडिता रामाबाई या फिर स्वर्ण कुमारी देवी। अब अगर बात करें इस पुस्तक की यानी कि स्त्री पुरुष तुलना की, तो देखो स्त्री पुरुष तुलना ये जो पुस्तक लिखा गया है ये लिखा गया है ताराबाई शिंदे द्वारा। और ताराबाई शिंदे जो थी ये एक समाज सुधारक भी थी। उस समय जिस समय ये पुस्तक निकली थी, आपको समय की अगर बात बताऊं मैं तो 1882 में यानी कि 1882 में यह पुस्तक को लॉन्च किया गया था यानी कि प्रकाशित किया गया था। और उस टाइम में जिस टाइम को ध्यान में रख के ये बुक लिखी गई उस टाइम में स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव थे समाज में, यानी कि जो आप कह सकते हैं पितृसत्तात्मक, यानी कि जो मेल थे उन्हीं की घर में सत्ता चलती थी तो या फिर समाज में उन्हीं का बात रहता था, तो उसके विरुद्ध और स्त्रियों को उनका हक दिलाने के लिए इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक बुक लिखा था ताराबाई शिंदे ने। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें जैसे स्वर्ण कुमारी देवी हैं, ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी इनके बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि ये पहली भारतीय महिला संपादक हैं, ठीक है, महिला संपादक यानी कि एडिटर, पहली भारतीय। आई होप कि आप मेरा लिखावट समझ पा रहे होंगे, महिला संपादक थी। पंडिता रामाबाई की कुछ पुस्तकें हैं जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए क्योंकि ये कई बार आ चुका है। जैसे एक तो है स्त्री धर्म नीति, इन्होंने महिला से रिलेटेड ही पुस्तकें लिखी हैं, स्त्री धर्म नीति। और एक और बुक इनका आप याद रख सकते हैं पंडिता रामाबाई का, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, हाई कास्ट हिंदू विमेन। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है आपके पास, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन है चोल, पांडे, चालुक्य या फिर पल्लव। आपको बता दें कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे दोस्तों ये पल्लव वंश के शासक थे यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। पल्लव वंश के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि पल्लव वंश जो था वो उस समय दक्षिण भारत में शासन करता था। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में कहा, इसमें से तमिलनाडु का कुछ हिस्सा आ जाता था, तमिलनाडु का, और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा था इसमें, जहां पर पल्लव राजवंश का शासक था, ठीक है। पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन थे आप याद रख सकते हैं। इसके जो संस्थापक थे यानी कि फाउंडर, संस्थापक, ये थे सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, ठीक है। और जो पल्लव वंश की राजधानी थी, राजधानी भी आप याद रख सकते हैं यानी कि कैपिटल, ये कांची थी। वर्तमान में कांची को कांचीपुरम कहा जाता है तो आप कांचीपुरम भी याद रख सकते हैं, कांचीपुरम, ठीक है। बाकी पांडे, चोल ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसके संस्थापक या ये सब आते रहता है तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे चोल के बारे में एक चीज आप याद रख सकते हैं, जो चोल वंश था, चोल के बारे में मेगास्थनीज ने भी लिखा हुआ था। और मेगास्थनीज आपको पता हो अगर, मेगास्थनीज जो कि यूनानी एक क्या कहते हैं विदेशी यात्री था,
और इसने एक प्रमुख पुस्तक लिखी थी इंडिका। और अपने पुस्तक में इन्होंने ये भी लिखा था कि जो चोल राज्य है ये मोतियों के लिए मशहूर था उस समय। किसके लिए? मोती के लिए। ठीक है, मोतियों के लिए मशहूर था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? ठीक है, यानी कि जो नील दर्पण नाटक है वो इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर दीनबंधु मित्र। अगर आपको नील दर्पण के बारे में पता हो तो आप इजीली बता सकते हैं। नील दर्पण के जो राइटर हैं वो हैं दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नील दर्पण नाम की एक पुस्तक भी है, हालांकि उसी में ये चीज लिखी गई है। और बाकी अगर आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं कि नील दर्पण किसके बारे में लिखा गया है। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि नील दर्पण में क्या लिखा गया है, देखो नील की खेती के बारे में आपने सुना होगा कि इतिहास में जब अंग्रेज भारत में थे, यानी कि जब ब्रिटिश शासन चलता था, ब्रिटिश राज चलता था, उस समय नील की खेती पर काफी ध्यान दिया जाता था और जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था उससे भी नील की खेती करवाई जाती थी। तो नील की खेती करने वाले जो किसान थे, नील के जो खेतिहर मजदूर थे या फिर किसान थे, इन पर जो अत्याचार हुआ उससे रिलेटेड सारी चीजें लिखी गई हैं नील दर्पण पुस्तक में। और इसके राइटर कौन है? दीनबंधु मित्र। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दीनबंधु मित्र की एक और पुस्तक आप याद रख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। बुक का जो नाम है ये है नवीन सॉरी तपस्विनी तपस्विनी। इस तरीके से नाम पे और राइटिंग पे बिल्कुल मत जाना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक आप जैसे सरोजिनी नायडू के बारे में अगर आपको पता हो, सरोजिनी नायडू का भी एक पुस्तक है जो आपको याद रखना चाहिए, जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल है, सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है जिसकी रचना शक शासक डैश ने की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। ठीक है, सुदर्शन झील सबसे पहले, अगर कई बार ये पूछा भी गया है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है, सुदर्शन झील है गिरनार जूनागढ़ में स्थित। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में स्थित। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अगर गुजरात ऑप्शन में है तो गुजरात बता सकते हैं, या फिर गिरनार या जूनागढ़। गिरनार पहाड़ियों का नाम है, जूनागढ़ गुजरात का एक स्थान है जहां पर ये शिलालेख मौजूद है जिसमें सुदर्शन झील का भी विवरण मिलता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि ये जो शिलालेख है गिरनार या जूनागढ़ का शिलालेख, इसकी रचना कौन से शक शासक की उपलब्धियों को उसमें दर्शाने के लिए की गई थी। ऑप्शन है आपके पास चस्ताना, माउज, रुद्र सिम्हा तृतीय या फिर रुद्र दामन प्रथम। तो आपको बता दें दोस्तों कि रुद्र दामन प्रथम इसका सही उत्तर है, यानी रुद्र दामन प्रथम। देखो सबसे पहले तो रुद्र दामन प्रथम ने ही ये शिलालेख जो गिरनार या फिर जूनागढ़ का शिलालेख है, गिरनार या फिर जूनागढ़, ये जो शिलालेख है इसकी रचना किसने करवाई थी? रचना के भी बारे में आप याद रख सकते हैं, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, और इनकी उपलब्धियों को इस शिलालेख में लिखा गया। हालांकि आपको पता होगा जैसे अशोक ने अपने शिलालेख बनवाए तो उसमें अपने उस समय के उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से अपना प्रशासन चलाया या कौन सी लड़ाई लड़ी, किस प्रकार से विजय मिला उनका और क्या क्या नाम था, ये सब लिखा जाता था। वैसे ही जो गिरनार या जूनागढ़ का अभिलेख सॉरी शिलालेख जो रुद्रदामन प्रथम ने जारी करवाया था उसमें इन्हीं का इतिहास या इनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा गया है। ये आप याद रख सकते हैं और इसी में सुदर्शन झील का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, एक चीज और आप जो याद रख सकते हैं, जो गिरनार जूनागढ़ का जो शिलालेख है ये किस भाषा में लिखा गया है? कई बार पूछा गया है, तो ये शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये कई बार आया भी है और इस बार सीजीएल 2024 में ही आया था, आपको आगे मिलेगा भी ये। अगला सवाल शायद वही सवाल है। देखो रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि गिरनार या फिर जूनागढ़ का जो शिलालेख था जिसमें रुद्रदामन प्रथम के बारे में लिखा गया था और जिसमें सुदर्शन झील की भी विवरण किया गया था,
वो शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज इन मुंबई इन 1867? ऑप्शन है राम मोहन रॉय, श्री राम वाजपेयी, या फिर आपका है आत्माराम पांडुरंग, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बता दें दोस्तों कि 1867 में मुंबई में जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज बेसिकली भक्ति से रिलेटेड था, जिसमें ये बताया गया था कि सभी लोगों को ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से इसके बारे में आगे भी लिखा गया था। और जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो ये आपको याद कैसे रहेगा? देखो, प्रार्थना से ईश्वर और ईश्वर से आत्मा, तो आप आत्मा से याद रख सकते हैं आत्मा राम, और यहाँ पर श्री राम का भी नाम है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आत्मा राम पांडुरंग जो थे, इन्होंने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज के और भी कई सारे ब्रांचेस थे, यानी अलग अलग जगहों पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बाकी अगर आप जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में याद रख सकते हैं, और ये कई बार पूछा भी गया है, इन्होंने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। और ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले ने भी एक समाज की स्थापना की थी, जो आपको याद रखना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया है? चटगांव जो है दोस्तों, वर्तमान में ये बांग्लादेश में स्थित है। उस समय जब बांग्लादेश, आपको पता है कि बांग्लादेश जब बाद में आके 1971-72 में इसका इसको आजादी मिली, और बांग्लादेश पहले भारत के साथ ही था। ठीक है, जब पाकिस्तान अलग हुआ उस समय पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है, तो बांग्लादेश में चटगांव स्थित है। लेकिन सवाल आपसे यह है कि चटगांव में जो शस्त्रागार था, शस्त्रागार किसको बोलते हैं दोस्तों? जहां पर सारे हथियार रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो शस्त्रागार था चटगांव का, उस पर जब छापा मारा गया, छापा मारने से मतलब यहाँ पर वहां पर हमला करना है, वहां पर का मतलब इस शस्त्रागार पर, ठीक है, शस्त्र लूटने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पर छापा मारा गया था या फिर हमला किया गया था, उसके नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? उसका नेतृत्व कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने उसको उसका लीडरशिप किया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रास बिहारी बोस, बादल गुप्ता, सूर्य सेन, या फिर हेमू कालानी। दोस्तों जो सही उत्तर है वो है सूर्य सेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप याद रख सकते हैं सूर्य सेन को कई बार आप देखेंगे कि मास्टर दा भी बोला जाता है, मास्टर दा। ठीक है, मास्टर दा, चूंकि ये बंगाली शब्द है दा, यानी कि उस टाइप से आप याद रख सकते हैं। और जो चटगांव में हमला किया गया था वो 18 अप्रैल, आप डेट याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के शस्त्रागार में हमला किया गया था, जिसके जो लीडर थे वो आपके सूर्य सेन थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने एक अपनी आर्मी की भी स्थापना की थी, जिसका नाम इन्होंने रखा था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना या फिर इसका गठन किया था सूर्य सेन ने। और ऐसे ही एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। नाम क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, आगे बढ़े अब। अगला सवाल है आपके पास, 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देखो, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, सबसे पहले तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये दूसरे दूसरे का मतलब कि द्वितीय खिलजी वंश के ये दूसरे सुल्तान थे। ठीक है, खिलजी वंश से रिलेटेड थे, क्योंकि इनके नाम में ही खिलजी लगा है, तो आप ये समझ सकते हैं खिलजी वंश के ये दूसरे सुल्तान थे। और इन्होंने शासन कब से कब किया? 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था उस समय। और दक्षिणी अभियान, ये अभियान किस लिए चलाते थे? अभियान चलाते थे, जैसे दक्षिणी अभियान का मतलब कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्से को अपने हिस्से में मिलाने के लिए। तो दक्षिणी अभियान जो चलाया गया था वो किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? ऑप्शन है वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र, या फिर मदुरा। इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है देवगिरी। देवगिरी जो है अभी वर्तमान में आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र यानी कि दिल्ली से जब चलेंगे आप मैप में देखेंगे तो दिल्ली से नीचे की तरफ दक्षिण भारत में जाएंगे तो महाराष्ट्र भी मिलता है। ठीक है, गुजरात के ठीक नीचे। तो महाराष्ट्र में देवगिरी जगह था जिस पर शासन करने के लिए इन्होंने पहला अपना दक्षिणी भारत अभियान चलाया। ठीक है, देवगिरी को अपने वंश में मिलाने के लिए। और इनकी एक नीति है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिन्होंने पढ़ा होगा या फिर एग्जाम में देखा होगा उसे पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया एक प्रमुख नीति था जिसको हम राज्य हड़प नीति बोलते हैं। राज्य हड़प या इसको व्यक्तिगत का सिद्धांत भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति इन्होंने ही चलाया था जिसके अंतर्गत कि किसी भी राज्य में अगर राजा नहीं रहता था या कोई अपना इन्होंने राजनीतिक मुद्दा उठा के किसी तरीके से राज्य को हड़प के अपने क्षेत्र में मिला लेना। अगला सवाल है आपके सामने, अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? अरबी फारसी और इस्लामी, ध्यान दीजिएगा, इनके कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी कि भारत में जो भी इसके जानकार थे या फिर जो जानना चाहते थे, अध्ययन करना चाहते थे, उनके लिए कोलकाता में मदरसा कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1783 ईस्वी, 1774, 1772 या फिर 1781। दोस्तों जो सही उत्तर है आपके पास वो है 1781 मीन्स ऑप्शन डी, यानी कि 1781 में कोलकाता में मदरसा खोला गया था। और ये जो मदरसा था दोस्तों, कोलकाता का मदरसा, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किसके समय में हुआ था? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके जो प्रथम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल, जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, नाम था इनका वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि कोलकाता में जो मदरसा का निर्माण हुआ 1781 में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से ही के ही समय में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल के दौरान रेवेन्यू मिनिस्टर की बात पूछी गई है। पहला ऑप्शन है आपके पास अब्दुल रहीम, दूसरा तानसेन, तीसरा टोडरमल और चौथा है मुल्ला दो प्याजा। अगर आपको अकबर के 9 रत्नों के बारे में पता होगा तो आप ये जरूर बता पाएंगे। हालांकि यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है टोडरमल, मीन्स ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, टोडरमल। टोडरमल जो थे ये राजस्व मंत्री थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। आपको पता हो दोस्तों कि अकबर जो थे, हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में। तो 1556 में ये राजगद्दी पर बैठे थे अकबर, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये 13 वर्ष की उम्र में ही, 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में ये शासन में आए थे। ये आगे हम किसी और क्वेश्चन में चर्चा कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखें, ठीक है, कि अकबर के जो मंत्री थे, 9 स्पेशल मंत्री थे अकबर के, जिनको 9 रत्न का नाम दिया गया था। 9 रत्न, कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के समय में चलता था। जैसे कि अष्टप्रधान, अष्टप्रधान का आपने नाम सुना होगा। अष्टप्रधान जो था ये मराठा साम्राज्य में चलता था शिवाजी के समय में। और वैसे ही 9 रत्न आपके अकबर के शासनकाल में चलते थे। तो अकबर के 9 रत्न कौन थे? 9 रत्न का मतलब 9 प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर बहुत पढ़े लिखे या फिर विद्वान, 9 विद्वान ऐसे। ठीक है, इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी चलती है जिसे आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बात बात में एमडीएच। ये याद रखने की एक ट्रिक है, बात बात में एमडीएच, जिसमें 9 रत्नों का नाम है। जैसे पहले बी से आप याद रख सकते हैं बिरबल। बिरबल कौन थे दोस्तों? ये विदेश मंत्री थे अकबर के समय में। ठीक है, और ए अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल प्रधानमंत्री थे, पीएम या फिर मुख्य सलाहकार कह सकते हो। टी, टी से दो दो नाम है, आप देख सकते हैं, तो कोई भी नाम कहीं बता सकते हो। टी से पहला नाम है टोडरमल, जो कि राजस्व मंत्री थे, टोडरमल। ठीक है, और फिर से बी आता है तो यहाँ बी है भगवान दास, भगवान दास हैं। और ये जो ए है ये है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, अब्दुल रहीम खाने खाना, आप समझ लेना। और ये जो दूसरा टी है ये तानसेन, तानसेन संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार के,
और संस्कृति के मंत्री भी आप इनको कह सकते हैं। फिर एमडीएच की बात करें तो यहाँ पर एम का मतलब हो गया मान सिंह, राजा मान सिंह जो थे सेनापति थे अकबर के समय में। और डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डी का मतलब हो गया मुल्ला दो प्याजा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया भी है। डी का मतलब है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। ये गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। और एच का मतलब क्या है यहाँ पर, एच का मतलब है हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। तो इस तरीके से आप 9 रत्नों को याद रख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन यानी कि डिवाइस्ड द सिस्टम ऑफ सॉरी सब्सिडरी अलायंस जो था, इसका इसको तैयार किसने किया था, ठीक है, यानी कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, सहायक गठबंधन प्रणाली किसने तैयार किया था। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो जो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर वो है लॉर्ड वेलेजली, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, कोई पूछे अगर आपसे या आपके मन में ये सवाल आता है कि सहायक गठबंधन क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि जो सहायक गठबंधन था ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा इसको सबसे पहले लाया गया, इस प्रणाली को तैयार किया गया। कब लाया गया था, ये 1798 में, 1798 ईस्वी, 1798। ठीक है, क्या था इसमें, इसमें ये बोला गया था कि जो भी उस समय भारत के क्षेत्रीय राजा थे, जिनके समय में जो आपके अंग्रेज थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे या फिर अपने कार्य कर रहे थे, उसमें सहायक गठबंधन में यही बोला गया कि जो भी भारतीय शासक हैं वो ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रहने दे, उसको वहां से हटाए नहीं, ठीक है, यानी कि अपने क्षेत्र में बने रहने दें। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश राजनीति है या फिर ब्रिटिश जो भी राजनीतिक सलाह देती है ब्रिटिश कंपनी, उसको माना जाए, ठीक है। तो एक तरह से ये कहो कि थोपना हुआ। तो ये जो सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार की गई थी ये लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में लाई गई थी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। सबसे पहले अगर हम बात करें महाबलीपुरम मंदिर की, महाबलीपुरम कहाँ है, यह है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। तो अभी आपसे यही सवाल है कि महाबलीपुरम जो मंदिर है उसका निर्माण या फिर उस वास्तुकला का जो ऑप्शन है आपके पास, चोल, चेरा, चालुक्य या फिर पल्लव। चोल, चेरा, चालुक्य या फिर पल्लव। तो जो सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर वो है पल्लव। पल्लव वंश के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि पल्लव वंश की जो स्थापना करी थी, सॉरी स्थापना ही गलत लिख दिया हमने, पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी, सिंह विष्णु ने। और एक चीज आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले तो इनकी राजधानी, किसी भी वंश को पढ़ो तो उसकी संस्थापक के साथ साथ उसकी राजधानी भी जरूर पढ़नी चाहिए। तो जो राजधानी थी पल्लवों की वो कहाँ पर थी, कांची में, ठीक है, कांची, जिसको वर्तमान में कांचीपुरम कहा जाता है, कांचीपुरम। और ऐसे ही आपका महाबलीपुरम भी था। अच्छा, महाबलीपुरम देखो, महाबलीपुरम एक जगह भी है और वहां पे जो मंदिर है उसको महाबलीपुरम का मंदिर कहा गया है, ठीक है। तो महाबलीपुरम जो जगह है उसका सर्वाधिक जो विकास हुआ, जिस समय मंदिर और कई सारे और स्थापत्य कला की वहां पर निर्माण भी किया गया, वो हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि चालुक्य शासक ही थे, इनके समय में महाबलीपुरम मंदिर का भी निर्माण हुआ और महाबलीपुरम जो स्थान है, जो जगह है, उसका भी काफी विकास हुआ। ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि राजा राम मोहन राय की प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय कोई कानून के व्यक्ति नहीं थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने इनकी मदद की, जिन्होंने कानूनी रूप से भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो आपको बता दें कि भारत में जो सती प्रथा का अंत हुआ वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को भारत में कानूनी तौर पर सती प्रथा को बंद कर दिया गया। पहले तो ये बंगाल में लागू हुआ, लेकिन बाद में ये पूरे भारत में लागू हो गया, ठीक है।
लेकिन किसने मदद की थी या फिर कौन से गवर्नर जनरल ने यह नियम पारित किया कि सती प्रथा को समाप्त किया जाए, सती प्रथा समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये नियम पारित किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये 1828 में गवर्नर जनरल बने थे, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को, यानी कि अगले साल ही आप मान के चलो, सती प्रथा का अंत कर दिया कानूनी तौर पर। अगला सवाल है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलनौर में राज्याभिषेक हुआ। मैंने पिछले किसी सवाल में आपको बताया भी था कि 13 वर्ष की उम्र में इनको राजा बनाया गया था या फिर इनका राज्याभिषेक किया गया था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर पंजाब। देखो एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि जो इनका राज्याभिषेक हुआ था वो कलानौर में हुआ था। अब ये कलानौर कहाँ है ये आपको बताना है। तो जो कलानौर है दोस्तों, ये पंजाब में स्थित था। कलानौर पंजाब में स्थित था, जहां पर 1556 में आप अगर डेट भी याद रखना चाहो तो 14 फरवरी 1556 इस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब अकबर का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब ये मात्र 13 वर्ष और 4 माह के थे। 13 वर्ष और 4 माह, यानी इनका जन्म कब हुआ? तो आप 1556 में से 13 साल माइनस कर दो, तो 13 साल आप माइनस करोगे तो इनका जन्म आएगा 1542 में, ठीक है। अकबर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, अकबर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। और फिर 1556 में, यानी कि ठीक 13 साल और 4 महीने बाद इनका राज्याभिषेक भी हुआ। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, राज्याभिषेक कहां पर हुआ? पंजाब में हुआ। पंजाब में जो कालानौर जगह है वहां पर, ठीक है। और जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी अपने घर में नहीं हुआ था। उस समय इनके जन्म के समय अमरकोट, अमरकोट जगह है, अमरकोट के जो राजा थे जिनका नाम था राणा वीरसेन, राणा वीरसाल, ठीक है। अमरकोट के जो राणा वीरसाल थे इनके महल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अभी अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और याद रख सकते हैं, जैसे चूंकि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो काफी कम उम्र में हुआ था, 13 वर्ष में ही। तो आपको और उस समय के सभी लोगों को हैरानी जरूर हुई थी कि ये राज्य कैसे संभालेंगे, इनकी खुद की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए इनका एक संरक्षक चुना गया था। संरक्षक यानी कि इनकी रक्षा करने वाला, ठीक है। तो इनका जो संरक्षक था वो बैरम खां थे, ठीक है, बैरम खां, ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917? ऑप्शन है अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा या फिर बारदोली। देखो आपको ये जरूर पता होगा कि गांधी जी ने भारत में अपना जो सत्याग्रह या आंदोलन किया, ये पहला सत्याग्रह कब किया इन्होंने? तो जो पहला सत्याग्रह किया इन्होंने, ये किया 1917 में। और कहां से स्टार्ट किया था यही आपके पास सवाल यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, खेरा या फिर अहमदाबाद। तो जो सही उत्तर है यह है चंपारण। बिहार के चंपारण में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया था, चंपारण जिला, ठीक ठीक है, चंपारण जिला। अच्छा चंपारण ये क्यों आए थे? उस समय यहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम राजकुमार शुक्ल बताया जाता है। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, इनके बुलाने पर या फिर इनके कहने पर महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और इन्होंने उस समय जो किसानों पर या फिर नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन पर जो अत्याचार हो रहा था उसके बारे में बताने के लिए या उससे संबंधित सत्याग्रह चलाने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे। और फिर महात्मा गांधी आए और 1917 में उन्होंने पहला सत्याग्रह यहाँ पर प्रारंभ किया। ऐसे ही उन्होंने बारदोली में भी सत्याग्रह किया, खेरा में और अहमदाबाद में भी किया। अगर आप बात करें टाइमिंग की, तो गुजरात के खेरा में जो इन्होंने सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात आप याद रख सकते हैं, गुजरात के खेरा में जो सत्याग्रह हुआ ये 1918 में, यानी कि अगले साल 17 में चंपारण में और 18 में गुजरात के खेरा में, ठीक है। और गुजरात का एक और अहमदाबाद, यहाँ पर मिल हड़ताल किया गया था, ये भी 1918 में ही किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं। और बारदोली की सत्याग्रह कब हुई थी? 1928 में, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी
निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? ऑप्शन है पांडे, शक, शुंग या फिर सातवाहन। आपको बता दें दोस्तों, जो राज राजा या फिर महाराजा की उपाधि धारण करने वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, ये सातवाहन वंश से जुड़े थे। सातवाहन वंश की अगर आप बात करें तो ये दक्षिण भारत पर शासन करने वाला एक राजवंश है, जिसकी स्थापना या फिर संस्थापक किनको माना जाता है? सतवाहन वंश के संस्थापक माना जाता है सिमुक को। सिमुक सिमुक 60 से 37 ईसा पूर्व, देखो ईसा पूर्व याद रखना, ईसा पूर्व जो घटते हुए चलता है, यानी कि करीब करीब 23 साल तक इन्होंने शासन किया सतवाहन वंश में। ठीक है, दक्षिण भारत पर शासन इनका चलता था, जिसमें मेजर पार्ट जो था वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना इत्यादि था, कर्नाटक भी इसमें शामिल है। ठीक है, शुंग वंश की बात करें, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, पुष्यमित्र शुंग। और वैसे ही शक और पांडे भी है। पांडे के बारे में आप याद रख सकते हैं कि पांडे जो थे ये छठी शताब्दी से 15वीं, बढ़ते क्रम में चल रहा है तो ये ईस्वी की बात है। ठीक है, छठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और ये भी दक्षिण भारत पर ही शासन कर रहे थे। ठीक है, दक्षिण भारत पर शासन कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ, यानी कि इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इंडोनेशिया, अरब, दक्षिण अफ्रीका या फिर मलेशिया। अगर आपको पता हो कि इस्लाम का जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब, और इन्होंने जो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उसका जो उस समय उदय हुआ, या फिर इस्लाम धर्म की जो स्थापना की इन्होंने, वो अरब में हुई थी उस समय। ठीक है, और हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं, जन्म इनका मक्का में हुआ था, और जो मृत्यु हुआ था इनका, वो मदीना में इनको दफनाया गया था मृत्यु के पश्चात। ठीक है, इसलिए मक्का और मदीना दोनों को ही इस्लाम धर्म में एक पवित्र स्थल माना जाता है, जहां पर वो लोग हज यात्रा भी करते हैं, ये अगर आपको ज्ञात हो तो। ठीक है, जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ईस्वी ध्यान रखिएगा, ईस्वी है यहाँ, ईसा पूर्व नहीं है। अगला सवाल अगर हम बात करें, इनकी मृत्यु के बाद ही जो इस्लाम धर्म था वो शिया और सुन्नी दो भागों में बंट गया था। अगला प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके पास वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और द इंडियन स्ट्रगल के साथ साथ इन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये जैसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हैं जो 2 बार अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष। ठीक है, 2 बार कब कब? एक तो 1903 में, और दूसरा रहे हैं, सॉरी 1903 में बोल रहा हूं, 1938 और 1939। ठीक है, लगातार 2 वर्ष रहे थे, 38 में भी, 39 में भी। अब देखो, एक चीज और याद रख सकते हो कि इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो सुभाष चंद्र बोस हैं दोस्तों, इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में ही की थी। ठीक है, 1939 में इन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और एक फेमस पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, एक और इनका बुक याद रख सकते हो, जो है इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, एन इंडियन पिलग्रिम, इंडियन पिलग्रिम। पिलग्रिम किसको बोलते हैं? पिलग्रिम इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको तीर्थयात्री बोला जाता है, तो एक भारतीय तीर्थ यात्री आप इस टाइप से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल पर आते हैं, आज की वीडियो का आखिरी सवाल। सवाल यह है, भारत निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो भारत में जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता थे दोस्तों, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आप याद रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर को किस लिए दिया गया था?
साहित्य में किस काम के लिए दिया गया था? तो इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, याद रख सकते हैं। कई बार हिंदी में भी ये पूछा जाता है या फिर जीएस में ही पूछा जाता है कि गीतांजलि के लेखक कौन थे। तो गीतांजलि पुस्तक जो था ये रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था और इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य का। एक महिला का नाम याद रख सकते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि विश्व की पहली महिला कौन सी है? विश्व की पहली महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, नाम है इनका मैरी क्यूरी। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी, आपने कई बार साइंस में नाम इनका सुना होगा, मैरी क्यूरी। ठीक है, और एक चीज और याद रख सकते हैं, मैडम मैरी क्यूरी इकलौती महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन सी है पूरे विश्व में? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं, जिन्हें एक तो 1903 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और जब 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में यानी कि भौतिकी के लिए मिला था, और फिर इन्हें 1911 में दूसरी बार नोबेल पुरस्कार मिला जब इन्हें केमिस्ट्री के लिए मिला। ठीक है, यानी कि रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1911 में। तो मैडम मैरी क्यूरी वो महिला है जिन्हें 2 बार साइंस के ही क्षेत्र में यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में अलग अलग समय पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज की इस वीडियो का। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा, ऐसे और वीडियो आप चाहते हैं, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।